नहीं, नहीं, बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं कि वहाँ लोग कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं और अभी कल हमने जैसा कि बताया कि गाज़ा शहर में 9 लाख लोग अभी मौजूद हैं। वहाँ के हुक्काम की तरफ से आया और उनका कहना है कि हम मर जाएँगे, लेकिन अपने घर को छोड़ के नहीं जाएँगे। सवाल बहुत बड़ा है कि जाएँगे तो जाएँगे कहाँ? कहाँ जाएँगे? कहाँ रास्ता है? कैसे जाएँगे? क्या समुद्र में कूद जाएँगे? कहाँ जाएँगे? पहाड़ से कूद जाएँगे? कहाँ जाएँगे कहाँ? सवाल ये है। बहुत बड़ा सवाल है। तो दुनिया जो है इस चीज़ को देख रही है, समझ रही है। एक्शन भी अब मेरे ख़्याल से अब उसकी तैयारी है। जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने एक और अपडेट किया है कि टोरंटो के डॉक वर्कर्स ने 30,000 टन कच्चा तेल लादने से रोक दिया, मना कर दिया और जब भारी विरोध प्रदर्शन हुआ, तो स्थानीय मकामी इंतज़ामिया ने प्रशासन ने लोडिंग की अनुमति रद्द कर दी। तो इस तरह के प्रोटेस्ट जो हैं दुनिया में हो रहे हैं। एडवोकेट रेशमा नईम साहिबा आप कर दें और उसके बाद फिर मैं आखिर में आऊँगा फिरोज बख्त अहमद साहब बात यहाँ पे एक और जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने कहा कि फिनलैंड के राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया में किसी एक देश को वीटो पावर नहीं होना चाहिए। यदि कोई देश संयुक्त राष्ट्र यहाँ पे कहा कि संयुक्त राष्ट्र क्या है आगे अभी आया नहीं है से जानकारी एकत्र करता है और जिससे गाजा और वेस्ट बैंक में नरसंहार होता है, ये भी जो है ठीक नहीं ऐसा उन्होंने कहा है। द गार्जियन माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी टेक्नोलॉजी की पहुंच को आईडीएफ के लिए रोक लगा दी क्योंकि उसका सर्विलांस फिलिस्तीनियों के फोन कॉल से जानकारी एकत्र करता था और जिससे गाजा और वेस्ट बैंक में कत्लेआम होता था। ये उसका हिस्सा है जो मैं पढ़ रहा था। इसके अलावा जो हम दूसरा हिस्सा पढ़ रहे थे कि प्रबंध की जिम्मेदारी लेगा, ये वही टोनी ब्लेयर है जो इराक का विनाश करने का जिम्मेदार था। इसी ने यूएस से मिलकर कत्लेआम कराया। यहाँ पे अलग अलग वो आ रहा है, लेकिन बहरहाल ये तमाम बातें हैं। एडवोकेट रेशमा हनीफ साहिबा, क्या लग रहा है जो यहाँ पे जिस तरह की खबरें हैं, जो हालात हैं, दुनिया अब बेचैनी महसूस कर रही है, ऐसा नहीं है? तो कि कैसे इसे आप देखती हैं कि क्या हालात बदलेंगे? क्या फिलिस्तीन को आज़ादी वाकई मिलेगी? क्या उम्मीद है आखिर में? देखिए डॉक्टर साहब, हालात तो ज़रूर बदलेंगे क्योंकि हालात तो बदलते ही रहते हैं। जो ये दुनिया है ये परिवर्तनशील है, चेंजेबल है, तो ये तो कम से कम हालात ज़रूर बदलेंगे, मगर ये है कि कब बदलेंगे ये तो अभी नहीं कह सकते हैं, मगर हालात बदलेंगे। अब ये नहीं मालूम जब तक फ़लस्तीनी लोग कितने बचेंगे, क्या होगा, हालात तो बदलेंगे ज़रूर। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ट्रम्प वाली बात अभी कह रहे थे सर, तो ये तो सच है कि अभी देखिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो उसको भी मतलब एकदम उसका वजूद खत्म करने पे तुले हैं ये ट्रम्प। मैंने इतने जंगें रुकवाई, यूनाइटेड नेशन ने कुछ नहीं किया। मतलब यूनाइटेड नेशन ने कुछ नहीं किया और इन्होंने बहुत सारी जंगें रुकवा दी। भाई बहुत सारी जंगें रुकवाई हैं तो आप यूक्रेन की रुकवाइए और गजा की भी रुकवाइए। पुतिन को बुला के बहुत ज्यादा इन्होंने समझाया, लेकिन पुतिन इनके बिल्कुल भी उसमें नहीं आए कि हाँ इनके कहने पे हम जंग रोक देंगे। एक तरफ जेलेंस्की को बुला रहे हैं, उनको जलील कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने प्रोवोक तो कर दिया जंग करने के लिए, और लेकिन हथियार देंगे हम, माली इमदाद देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन ये है कि जंग नहीं रुकवाएंगे। फिर बुलाया, अब फिर कहा तुम्हारे हाथ में तो वैसे अब कुछ है भी नहीं। इतना उनको जलील किया कि वो लंच किए बिना आखिरकार उनको जाना पड़ गया। तो खैर वो गए। उसके बाद इसी तरह से हम ये कह रहे हैं कि अभी देखिए एक एस्केलेटर खराब हो गया। अरे वो तो कहीं भी हो सकता है भाई। और टेलीप्रॉम्प्टर, भाई टेलीप्रॉम्प्टर भी हो सकता है कहीं भी आपको। और फिर ये भी बता रहे हैं मुझे तो इतना आता है, मैं तो बोल सकता हूँ, तो फिर आपको ये कहने की जरूरत भी क्या है। फर्स्ट लेडी भी मेरे साथ थी और उनकी हेल्थ अच्छी थी, इस वजह से जो है उनको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाती। और यूनाइटेड नेशन तो कुछ भी नहीं है। अब ये जो जंग जब से चल रही है या जब से ये ट्रम्प आए हैं, नेतन्याहू मनमानी कर रहे हैं,
तो इन्होंने, इनकी वजह से तो ये ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने जो इंटरनेशनल लॉज हैं या ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं हर जगह, इसका बिल्कुल इन्होंने जैसे इम्पोर्टेंस खत्म कर दिया है। कुछ किसी चीज की वैल्यू नहीं रह गई है कि हाँ अब भाई प्रोटेस्ट इसीलिए किया जाता है कि अगर कोई जंग चल रही है या कुछ ऐसी बात है, सरकार की ऐसी नीति है जो जनता को समझ नहीं आ रही है, तो उसके विरोध में प्रोटेस्ट करना, शांतिपूर्वक धरना करना, प्रदर्शन करना, कुछ भी करना हक है नागरिकों का। लेकिन अब तो ये सब चीजें कहीं सुनवाई होती ही नहीं है, तो फायदा क्या होता? वही है, माइट इज राइट पे दुनिया चल रही है कि जिसकी लाठी होगी वही भैंस जो है हाकेगा, और तो कुछ है नहीं। ऐसा ही हो रहा है बस। अब देखिए क्या होता है। जी डॉक्टर साहब। इस पे तो हमने जब यूएनओ की रिपोर्ट एक बार पढ़ी थी भी 6-7 महीना पहले, और उसमें कहा कि दुनिया बड़ी तेजी से तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। तानाशाही वही है कि जो हम कह दें वही होगा, दुनिया जाए भाड़ में। वो एक शेर है किसी का कि चले तो पैर के नीचे कुचल गई कोई शय, चले तो पैर के नीचे कुचल गई कोई शय, नशे के झोंक में देखा नहीं कि दुनिया है। तो ये जो है ये है तानाशाही कि इतना नशा हो जाता है, इतना जोम हो जाता है कि वो ये भी भूल जाते हैं कि उन्हें भी मरना है। वो ये भूल जाते हैं और कई बार लगता है कि वाकई मौत बड़ी नेमत है, मौत बड़ी नेमत है। सोच लीजिए अगर कहीं ये किसी को वरदान हासिल हो जाए कि वो नहीं मरेगा, तब सोचिए क्या आलम, क्या क्या आलम होगा। आप तसव्वुर कीजिए दरअसल कि क्या करेगा। या अगर कह दिया जाए कि 10 करोड़ में 10 लोग ऐसे होंगे जो नहीं मरेंगे, तो सोचिए कि वो 10 लोग, मतलब अजीब व गरीब। बहरहाल अल्लाह का जो निज़ाम है उसका जितना शुक्र अदा किया जाए। और इसी शुक्रिया के साथ कुछ अपडेट आइए मैं करके, और मैं फिर सदारती खुतबे के लिए जनाब फिरोज अहमद बख्श साहब पास चलूंगा कि यूएस इंटेलिजेंस रसिया ऑर्बिट में सैटेलाइट नष्ट करने की योजना बना रहा है जो कि बेहद खतरनाक होगा। यहाँ पे यूएस इंटेलिजेंसी की तरफ से है कि रशिया जो है वो ऑर्बिट में सैटेलाइट नष्ट करने की योजना बना रहा है जो बेहद खतरनाक होगा। ये खबर आ रही है। इसके अलावा इन्होंने जयदीप साहब ने किया है और यूएस इंटेलिजेंस के हवाले से। इसके अलावा नसीरुद्दीन साहब लिखा है, मजे की बात तो ये है कि ट्रंप यूएनओ को जिम्मेदार बता रहा है जंग न रुकवा पाने पर। अब बताइए। इसीलिए इसी तरीके से और इस पे जयदीप साहब ने लिखा है कि अगर अगर रशिया ऐसा करता है तो नाटो देशों के मिसाइल डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो जाएंगे और उन्हें नेविगेशन आदि की समस्या पैदा हो जाएगी। तो जंग जो है यहाँ तक पहुंच रही है। फिरोज अहमद साहब, आज अभी हमने जैसे हम पढ़ रहे थे कि यहाँ पे नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि वॉशिंगटन के हवाले से कि यूक्रेन युद्ध के बीच बुधवार को यानी आज रूसी लड़ाकू और भारी बम वर्षक विमानों ने अमेरिकी हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की। रूसी विमानों ने अलास्का के एयर डिफेंस क्षेत्र को निशाना बनाया। इस दौरान चौकन्नी अमेरिकी वायुसेना ने कनाडा के साथ संयुक्त गश्त अभियान चलाकर रूसी विमानों को खदेड़ दिया। ये यहाँ तक सूरत हाल पहुंच गई है। क्या हम ये मान लें कि ये तीसरी आलमी जंग का पेश खेमा है? आखिर सदात हालांकि जी डॉक्टर रजवी साहब, देखिए ऐसा है, ये बात ठीक है, क़यामत का भी वक्त है ये। उसको आप आलमी जंग के जो है एंगल से देख लीजिए, किसी और एंगल से देख लीजिए, ये क़यामत का तो वक्त है ही है। जो हमारे स्क्रिप्चर्स भी इसी तरह की बातें करते हैं, जो चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि देखिए कि एक पूरी कौम जो है उसको तहस-नहस किया जा रहा है, उसकी डिमोनाइजेशन हो रही है, ठीक है, उसकी नस्लकुशी हो रही है, सब खामोश बैठे हैं। तो ये सब क़यामत के आसार हैं, या बल्कि क़यामत ये समझ लीजिए कि बस वो सूर नहीं फूँका है, लेकिन ये क़यामत शुरू हो गई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ज़िक्र आया यूएन का। देखिए मैं आपको बता दूँ कि 24 अक्टूबर 1945 को यूएन बनी थी वॉशिंगटन में, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को कहाँ-कहाँ। तो
ये यूएन कुछ नहीं है। यूएनओ सिर्फ एक मुखौटा है यूएसए का, अमेरिका का। उसका ये पिट्ठू है। उसका ये समझिए कि एक तरह से एक खिलौना समझ लीजिए। और ये नोरा कुश्ती चलती रहती है अमेरिका में, जो भी अमेरिका के सदर हो और यूएन के अंदर। यूएन ने आज तक किसी 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 का कोई काम नहीं किया है, किसी मुल्क को बचाया नहीं है। आप ये देखिए कि 1947 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का विविसेक्शन हुई थी, 48 में जब पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लिया था, जिसको वो मकबूजा कश्मीर कहते हैं, पंडित नेहरू ने कितनी गुहार लगाई यूएन को, यूएन कुछ नहीं कर पाई। जबकि यूएन को चाहिए था अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस भेज के हिंदुस्तान का हिस्सा हिंदुस्तान को दिलवा देती। खैर ये एक अलग टॉपिक है, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा, इसकी बहस अलग हो सकती है। यूएन जो है बिल्कुल एक जो है इसकी जेब में है, इसके कब्जे में है यूएसए के। अभी मैं एक बात को कह के, मजाक खेज बात है, मैं इसको बात को कह के बात को कंप्लीट करूंगा। हमारी एक बहुत ही मोहतरम दोस्त है, जर्नलिस्ट है, आरफा खानम साहिबा, और बहुत अच्छा वो अपने हिसाब से अपनी लाइन पे चल रही हैं। उन आज मैंने उनका वो देखा जो सोशल मीडिया पे उन्होंने एक कार्ड दिखाया। अपना कार्ड पे लिखा था कि कॉन्फ्रेंस फॉर जर्नलिस्ट अरेंज बाय यूएनओ। तो मैंने उनको जवाब में लिखा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपका सफर, आप एंजॉय कीजिए इसको, लेकिन यूएनओ में एक बात जरूर कह के आइए कि ये जो जर्नलिस्ट के ऊपर कॉन्फ्रेंस करी है, कुछ इससे होने वाला नहीं है। आप ये कहिए कि यूएनओ को फौरन यहाँ बमबारी रुकवानी चाहिए, और गाजा के अंदर, फलस्तीन के अंदर जो खाना वाना रुका हुआ है, दवाएं रुकी हुई हैं, आप अगर ईमानदार हैं और सच्ची हैं तो ये बात यूएनओ में आप कह के आइए। तो यूएनओ में कुछ नहीं रखा। और बाकी एंड में बस मैं यही कहना चाहूंगा, जो बात रेशमा साहिबा ने भी कही है, राशिद साहब ने कही है, आप तो मुकर्रर 2 साल से कह ही रहे हैं कि इस खित्ते के अंदर जो है ये जो कयामत बरपा है, इसको रुकना चाहिए। और आखिर कितने कुर्बानियां और चाहिए? 9 लाख लोग हैं, ठीक है, 9 लाख में से रोजाना आप मार रहे हैं 100, 50, 72, 80, 89। कब तक मारेंगे? कितने बचेंगे? बासूरत ये, और सही कहा था रेशमा साहिबा ने, कि ये हमारी आंखों के सामने हो रहा है। हम ही, ये हमारी बदबख्ती है कि हम इस दौर में ये चीज अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। लेकिन यही दुआ, अब तो हम दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि जिहाद का जो सबसे जो एक ये समझिए हल्का और एक मामूली जो हिस्सा है, वो यह है कि आप अल्लाह से दुआ करें। तो हम ये दुआ करते हैं कि इस खित्ते में अमन बरकरार हो, और जल्द से जल्द इसकी गाजा की रीबिल्डिंग हो, जिसमें काफी वक्त इसमें लगेगा। जिनके मकान तबाह हो गए, जो लोग नहीं रहे, जो रह गए, क्या उन डॉक्यूमेंट्स है जी, ये मेरी मार्केट है, ये मेरी दुकान है, मेरा मॉल है, ये मेरा घर है, ये सब मेरा असासा है, क्या होगा, कैसे होगा ये सब? अल्लाह सब खैर करे। और मैं कहता हूँ कि जो शहीद हुए हैं, अल्लाह उनकी शहादत को कबूल करे। जी डॉक्टर मुमताज साहब। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज बख्त अहमद साहब इस अपडेट के लिए और हमसे शिरकत करने के लिए। जयदीप सिंह बुंदेला साहब लिखा है, नॉर्दर्न जॉर्डन वैली से एक तेज कार ने आकर सेटलर्स पर गोलीबारी की और हमलावर उसके बाद भाग गए। ये आप देखिए, इसके अलावा यूएन महासचिव ने गाजा पर बोला तो मिस्र के बॉर्डर, यहाँ पे क्या कहा कि बोला तो मिस्र के बॉर्डर तक गए वो। यहाँ पे ये कंप्लीट जुमला नहीं हो पा रहा है। बहरहाल, तो यहाँ पे इसके अलावा जयदीप साहब ने लिखा है कि यूएस दूत माइक हकबी ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल का रिश्ता पति पत्नी का रिश्ता है। यूं समझिए कि यदि इजराइल को किसी ने नुकसान पहुंचाया तो समझो अमेरिका की पत्नी को नुकसान पहुंचाया। अब ये पति पत्नी का रिश्ता आ गया तो भाई तो बड़ा मसला है। तो बहरहाल, अब कुछ लोग मिल जाएं जो तलाक करवा दें तो ठीक है, अब हम क्या कहें। तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा फिरोज बख्त साहब आपका। आप भी दुआ कीजिए कि रिश्ता जो है मजबूत न रहे तो हालांकि ऐसा नहीं कहना चाहिए पति पत्नी के बारे में, लेकिन बहरहाल क्या किया जाए,
एडवोकेट नहीं, राशिद नहीं, रिजवी साहब, आपका बहुत बहुत हम शुक्रिया। तो एडवोकेट सुनिए, रेशमा हनीफ साहबा, आपका हम तो शुक्रिया। रजवी साहब, और सबसे ज्यादा हम तो ये दुआ करते हैं रजवी साहब, वो बात पति पत्नी की आई, ये दुनिया के जितने भी पति पत्नी हैं सब अमन से, चैन से और खुश रहें, और दूसरों को बर्बाद करने की जो साजिशें हैं उनसे बचते रहें। हम तो ये दुआ करते हैं, जैसे अमेरिका और इसराइल कर रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा जयदीप सिंह मुंडेला साहब का शुक्रिया, जो हमें हर वक्त अपडेट रखते हैं। वो कहीं से भी खबरें और वो तमाम हमें देते हैं, और और यहाँ पर भी वो पहुंचा देते हैं। मैं उनका भी शुक्रिया। इसके अलावा बहुत सारे लोग हमारे जो साथी हैं, जो फिरोज बख्श साहब को भी, रेशमा हनीफ साहिबा को, राशिद साहब को, सबको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। सबका सारे लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मैं सारे लोगों के नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि वक्त हो गया है। फिर कल मुलाकात होगी और किसी बड़ी खबर के साथ फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया। शब खैर, गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।